Today in this video we are going to talk about the restoration age, which is very important for the purpose of reading the history of English literature. यदि आपने इससे पहले कॉमनवेल्थ पीरियड नहीं पढ़ा तो आप उसको पहले जानिए तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी आपको. तो ये पीरियड जो है 1660 से लेकर 1700 तक का था. The Restoration is an English literary period which started in 1660. 1660 में यह शुरू हुई. This period was named after the restoration of monarchy as Charles II became the King of England. और ये सवाल उठाया जाता है अक्सर कि आखिर इस एज का नाम रेस्टोरेशन एज क्यों पड़ा. तो इसके पीछे का सिंपल सा एक कारण है कि चार्ल्स सेकंड जो है एक राजा बने और यहाँ पर फिर से मनार्की आई, यानी राजतंत्र की व्यवस्था फिर से कायम हुई. अब कहेंगे फिर से, क्या इससे पहले नहीं थी? जी हाँ, बिल्कुल. कॉमनवेल्थ पीरियड में ये व्यवस्था खत्म हो गई थी, पूरी तरह से सत्ता लोगों के हाथे में आ गई थी, जनता के हाथों में. तो वो खत्म हो गई और फिर से एक बार राजतंत्र आया. इसी कारण से इसको रेस्टोरेशन एज कहा गया, यानी एक तरह से मनार्की का जो रिस्टोर होना हुआ, इसी कारण से इस एज का नाम रेस्टोरेशन एज पड़ा. इट इज एन इंपॉर्टेंट लिटरेरी पीरियड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोथ लिटरेचर एंड पॉलिटिक्स. दोनों ही नज़रिए से, चाहे हम राजनीति कहें या साहित्य कहें, यह पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. देयर वॉज अ मेजर चेंज इन बोथ लिटरेरी एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड. और इस एज में दोनों ही एस्पेक्ट्स में चेंजेज आए, चाहे वो लिटरेचर कह लें या फिर पॉलिटिक्स, यानी राजनीति में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आया. अब समझ ही सकते हैं, सत्ता जनता के हाथों में थी, अब राजा के हाथों में वापस आई, तो पॉलिटिकल चेंज हो गया. और साथ ही साथ जो राइटिंग स्टाइल थी या बहुत कुछ में इसमें परिवर्तन हुआ, तो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे. फिलहाल देखते हैं पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से दिस इरा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉलोड टू इंग्लिश सिविल वॉर्स. अब ये इरा पॉलिटिकली इसीलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके पहले 2 सिविल वॉर्स हुए थे इंग्लैंड में. अब सिविल वॉर्स नहीं समझते तो ये देश के अंदर के ही युद्ध को सिविल वॉर कहा जाता है. ये इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा इससे पहले हुआ था. द रिटर्न ऑफ मोनार्की हैड आल्सो ए ग्रेट इम्पैक्ट. और मोनार्की का फिर से रिटर्न होना, फिर से वापस आना, ये इसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव रहा इस पर, ऑन द कॉमन पीपल. और स्वाभाविक है, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ता है तो आम जनता पर ही पड़ता है. From the literary point of view, this era was significant because it saw many literary developments. और इस एज में बहुत सारे लिटरेरी डेवलपमेंट्स हुए. इसको लेकर ये इरा लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट है. द लिटरेचर ऑफ एनी लिटरेरी पीरियड इज डीपली एसोसिएटेड विद द पॉलिटिकल सिचुएशन. अब देखिए, लिटरेचर कहा जाता है ना, कि आपने सुना होगा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी. साहित्य समाज का दर्पण है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है. तो उस पार्टिकुलर पीरियड से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होता है, यहाँ पर कहा जा रहा है. द नेम द रिस्टोरेशन कम्स फ्रॉम द क्राउनिंग ऑफ चार्ल्स सेकेंड. क्राउनिंग का अर्थ होता है राज्याभिषेक. तो ये चार्ल्स सेकेंड का जो राज्याभिषेक हुआ, यानी वो जो राजा बने, इसी से यानी मोनार्की का एक तरह से फिर से रिस्टार्ट हुआ. इसी कारण से रिस्टोरेशन इसका नाम पड़ा. इट डील्स विद द रिस्टोरेशन ऑफ, अब क्या क्या रिस्टोर हुआ इसके अलावा, ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो पुरानी परंपरा थी सरकार की, फिर से राजतंत्र वापस आई. दिस पीरियड लास्टेड टिल अराउंड 1688. यह पीरियड लगभग जो है 1688 तक चला. द राइटिंग्स ऑफ दिस टाइम वॉज वेरी मच डिफरेंट एंड इनोवेटिव. इस एज की जो राइटिंग थी, यानी जो पोइट्स लिख रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा अलग था पहले के एजेस के जो राइटिंग्स थे उससे. यानी पोइट्स बिल्कुल अलग वे में लिख रहे थे. और आप लोग इनोवेटिव वर्ड सुने होंगे. इनोवेटिव मतलब होता है कुछ अलग, नया, बिल्कुल यूनिक, अनोखा, अद्भुत, कुछ भी कह सकते हैं. बोथ ऑफ द स्टाइल एंड द सब्जेक्ट ऑफ दिस पीरियड वॉज डिफरेंट. यानी लिखने का शैली तो अलग था ही था, साथ ही साथ जो लोगों का सब्जेक्ट था, द टॉपिक ऑफ राइटिंग वॉज ऑल्सो डिफरेंट. The writers were mostly writing religious and satirical works. जो राइटर्स थे वो रिलीजियस यानी धार्मिक, धर्म के विषय में लिख रहे थे. और साथ ही साथ सटायर बहुत ही कॉमन हुआ था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था इस एज में. सटारिकल वर्क्स को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करा गया था. इन 1688, 1688 में जेम्स सेकेंड, द ब्रदर ऑफ चार्ल्स सेकेंड, यानी चार्ल्स सेकेंड का भाई जेम्स सेकेंड जो है, वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन. उसे सिंहासन से हटा दिया गया. इट इज़ मार्क्ड एज द एंड ऑफ द रिस्टोरेशन लिटरेचर. यानी 1688 को ही, यानी जैसे ही चार्ल्स सेकेंड का भाई जो जेम्स सेकेंड था, वो राजा के पद से जब हटता है, तो इस एज की समाप्ति भी मानी जाती है. द मेजर राइटर्स ऑफ दिस पीरियड आर जॉन ड्राइडन, जॉन मिल्टन, विलियम कंग्रीव एंड अलेक्जेंडर पोप. तो ये सारे राइटर्स को आप लोग स्टडी कर सकते हैं यदि इसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन के लेंथ को आप बढ़ाना चाहते हैं तो. द कैरेक्टरिस्टिक्स
जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना चाहिए तब, ताकि हम लॉन्ग क्वेश्चंस को डील कर सकें। ऑफ द रिस्टोरेशन लिटरेचर एज दिस पीरियड ब्रॉट सो मेनी चेंजेज, चूंकि बहुत सारे इसमें बदलाव आए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे जो इसमें बदलाव आए, इट हैड ए लॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात कर लेंगे, जैसे कि सोशल एंड पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। अब तो हम बात ही कर रहे थे कि सोशल और पॉलिटिकल चेंज आया। तो चार्ल्स सेकेंड ब्राउट सो मेनी न्यू प्रिंसिपल्स, बहुत सारे उसने नए प्रिंसिपल्स यानी अपने नए सिद्धांत लागू किए, विच वॉज रिलेटेड टू सोसाइटी, जिसका सीधा संबंध समाज से था, पॉलिटिक्स राजनीति से और साथ ही साथ धर्म से भी। इंग्लैंड ऑल्सो वेंट थ्रू डिजास्ट्रस इंसिडेंट्स लाइक, अब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपदाजनक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विपत्ति फैली, जिसमें कि द ग्रेट प्लेग महामारी फैली थी लंदन में, एंड द ग्रेट फायर, और बहुत ही बड़ी आगजनी हो गई थी, आग लग गई थी। दीज इंसिडेंट्स रूइंड सोशल हार्मनी, सामाजिक जो सामरस्य था, सामाजिक जो शांति थी, वो एक तरह से बिल्कुल भंग हो गई। बट इट इज ऑल्सो द फैक्ट, लेकिन यह भी सच्चाई है, दैट देर वॉज नो चेंज इन द लाइफ स्टाइल ऑफ किंग्स एंड देयर मैन। सब कुछ बदला, लेकिन एक जो नहीं बदला वो था लाइफ स्टाइल, जो कि राजा महाराजाओं का था, उनके लोगों का था, यानी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, एरिस्टोक्रेटिक क्लास का जो था रहन सहन बिल्कुल वैसा ही रहा। स्वाभाविक है, जनता को कुछ भी हो, भूख मरे, लेकिन राजा महाराजाओं को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर, द कंट्री गॉट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, यह दो भागों में बट गया, द विग्स एंड द टॉरीज, ये दोनों राजनीतिक पार्टियां थी। द बोथ पार्टीज फाउट अगेंस्ट द किंग चार्ल्स सेकेंड, और दोनों ही चार्ल्स सेकेंड के खिलाफ लड़े, एंड पुट हिज रूल एट एंड इन 1688, और 1688 में जाकर जो है चार्ल्स सेकेंड के शासनकाल को खत्म कर दिया गया। एज द किंग वॉज एज ही वॉज मिस रूलिंग, वो गलत शासन कर रहा था, गलत तरीके से शासन कर रहा था द कंट्री, देश पर। इट इज कंसिडर्ड अ हेल्दी इंसिडेंट ऑफ द रिस्टोरेशन पीरियड, यानी इसको एक अच्छा कह सकते हैं कि पॉजिटिव घटना माना जाता है, एक सकारात्मक तौर पर देखा जाता है, क्योंकि मिस रूल कर रहा था, स्वाभाविक है, तो हम लोग चाहते हैं एक असामाजिक तत्व है जो वो खत्म हो जाए, तो जनता के साथ अन्याय हो रहा था, और ये एक अंत हुआ 1688 में चार्ल्स सेकेंड के शासनकाल का, और उसके जो भाई थे जेम्स सेकेंड, दोनों का ही इसी के साथ जो है रिस्टोरेशन पीरियड का भी एक तरह से अंत हुआ। ओपनिंग ऑफ थिएटर्स, अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी इस एज की जो थी, वो थी थिएटर्स का रीओपन होना, थिएटर्स का फिर से खुल जाना। अब आप कहेंगे कि आप बंद थी अभी तक? नहीं, बंद तो नहीं थे, लेकिन बीच में जो कॉमनवेल्थ पीरियड था, उस दौरान आपने यदि कॉमनवेल्थ पीरियड को स्टडी करा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ओलिवर क्रॉमवेल वो बहुत ही बड़ा विरोधी था प्लेज वगैरह का, थिएटर्स वगैरह का। वो कहता था कि इसका समाज पर गलत असर पड़ता है, लोगों में असामाजिकता फैलती है, लोग बहुत तरह की बातें थी, मतलब वो कह सकते हो कि थिएटर्स का एक विरोधी था, और इस वजह से उन्होंने सारे शटर्स डाउन करवा दिए थे, सारे थिएटर्स बंद करवा दिए थे, प्लेज के परफॉर्मेंस पर बैन लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था, यानी फिर से एक बार थिएटर्स को ओपन करा गया इस रिस्टोरेशन एज में। ऑल द इंस्टीट्यूशंस दैट वर क्लोज्ड, जो सारे जो संस्थानें थी, जो कह सकते हैं थिएटर्स थी जो बंद हुई थी, रीओपन्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में रीओपन करी, यानी फिर से खुल गई। मोनार्की वॉज आल्सो रिस्टोर्ड, राजतंत्र तो वापस आया ही, द थिएटर्स वर आल्सो रीओपन्ड, और इसके साथ ही थिएटर्स भी ओपन हुई। अब बात करते हैं तीसरे इसके कैरेक्टरिस्टिक की, जो है कि द राइज ऑफ नियो क्लासिसिज्म। क्लासिसिज्म की स्पेलिंग CLASSI, बीच में CI हो जाएगा, CISM, क्लासिसिज्म। अब देखिए यहाँ पर इस शब्द को समझिएगा कि ये क्लासिसिज्म और नियो क्लासिसिज्म क्या होता है। तो क्लासिसिज्म बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ शब्द है नियो क्लासिसिज्म से। नियो का अर्थ होता है एक तरह से न्यू, नया। तो क्लासिसिज्म क्या था? जो पुराने राइटर्स थे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा एरिस्टोटल, प्लेटो, लॉन्जाइनस, ये सब जो ऑथर्स थे, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया गया इस एज में। अब समझिएगा जरा इसको। द लिटरेरी पीरियड ऑलमोस्ट ब्रोक द ट्रेडिशन ऑफ द एलिजाबेथन एज। अब सभी जान रहे हैं कि एलिजाबेथन एज में जिस ट्रेडिशन से, जिस स्टाइल से लिखा जा रहा था, वो बिल्कुल ही बदल गया, यानी पटरी से उतर गए, यानी अब एलिजाबेथन एज की तरह इसमें नहीं लिखा जा रहा था। द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड टुक अ न्यू स्पिरिट, एक नए सिरे से इसमें लिखना शुरू किया गया, विच वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम क्लासिसिज्म, जो कि क्लासिसिज्म से इंस्पायर्ड था। क्लासिसिज्म मतलब फिर से वही एंशिएंट जो ऑथर्स थे उनकी राइटिंग से इंस्पायर्ड था। द ऑथर्स ऑफ दिस टाइम टर्न टू द ग्रेट क्लासिकल राइटर्स,
यानी जो ग्रेट क्लासिकल राइटर्स थे उनकी राइटिंग्स को फॉलो करना उन्होंने शुरू करा। दिस इज द रीजन दैट दिस पीरियड वॉज ऑल्सो नेम्ड द न्यू क्लासिकल एज। यही कारण है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में कि किस एज को न्यू क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रिस्टोरेशन एज को न्यू क्लासिकल एज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्लासिसिज्म को फॉलो करा गया, क्लासिकल ऑथर्स जो थे उनको फॉलो किया गया। और चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इमिटेशन बहुत ही अच्छा वर्ड है, यदि आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो इमिटेट मतलब होता है नकल करना। यहाँ पर इमिटेशन की भी स्पेलिंग गलत है, IMITITATION हो जाएगा। इमिटेट से बना हुआ इमिटेशन ऑफ द एंशियंट्स। अब हमने बताया ही आपको कि एंशियंट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, तो कॉपी नकल करना शुरू करा गया, यानी इन लोगों ने एंशियंट राइटिंग्स को फॉलो करा और उनकी नकल भी करनी शुरू कर दी। द ऑथर्स ऑफ दिस पीरियड हैड नो एक्सेप्शनल टैलेंट, और ये कहा जा सकता है कि इसके जो इस पीरियड के जो ऑथर्स थे उनमें कोई खास टैलेंट नहीं था, एक्सेप्शनल कुछ अलग नहीं था। यही कारण था वे लोग क्लासिकल की तरफ टर्न करे, यानी क्लासिकल को उन्होंने फॉलो करना शुरू करा। सो दे टर्न्ड टू द एंशियंट्स राइटर्स, वो एंशियंट राइटर्स की तरफ मतलब उन लोगों ने देखा, यानी उनको फॉलो करा फॉर गाइडेंस एंड इंस्पायरेशन, यानी मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए उन लोगों ने एंशियंट राइटर्स को देखा जाना, है ना। दे इमिटेटेड द रूल्स ऑफ द एंशियंट्स, यानी जो एंशियंट्स के जो नियम थे उनको उन्होंने इमिटेट करा, कॉपी करा। इट कुड बी नोटिस्ड इन द एज ऑफ ड्राइडन एंड इट ग्रीव स्ट्रॉन्गर इन द एज ऑफ पोप। अब देखिए इस एज के अंदर दो और एज आता है जिसको छोटा छोटा कह सकते हैं, यानी अलेक्जेंडर पोप के एज को या फिर करियर को कहा जाता है, उसका जो टाइम पीरियड रहा उस दौरान को एज ऑफ पोप भी कहा जाता है, एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। तो ये एज ऑफ ड्राइडन के दौरान थोड़ा बहुत दिखा था, लेकिन एज ऑफ पोप में ये बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, और वही लिखा गया है इट ग्रीव स्ट्रॉन्गर, और भी ज़्यादा ये रूल्स के इमिटेशंस को देखा जा सकता था, ऑब्जर्व करा जा सकता था। अब बात करते हैं रियलिज्म की। रियलिज्म, इट इज सेड दैट रिस्टोरेशन लिटरेचर वॉज वेरी मच रियलिस्टिक। यह बात कही जाती है कि रिस्टोरेशन जो लिटरेचर था वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक था। मतलब रियलिस्टिक का मतलब हो गया काफ़ी ज़्यादा यथार्थवादी था, जो चीज़ें उसमें कही जाती थी, जो लिखी जाती थी, उसका वास्तविकता से लेना देना होता था। इट इंक्लूडेड द वेज ऑफ लिविंग, यानी जो रहने के तौर तरीके थे वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं जो है उसके बारे में लिखा जा रहा था लिटरेचर में। फैशन, जो जीवन का फैशन ढंग जो होता है, कपड़े वगैरह या फिर जो रहन सहन सब कुछ, एंड मैनर्स, लोगों के तौर तरीके। इट इज़ ऑल्सो सेड अबाउट दिस पीरियड दैट द आर्ट ऑफ दिस पीरियड हैड मोरल सिग्निफिकेंस। इस पीरियड का जो आर्ट था उसका एक नैतिक महत्व था। नैतिक महत्व इसीलिए क्योंकि यानी इसमें जो कुछ भी लिखा जा रहा था वो समाज में बदलाव के लिए, अच्छे बदलाव के लिए लिखा जा रहा था। दे एक्सपोज्ड द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, समाज के जो गंदगियाँ थी, समाज में जो कमियाँ थी, समाज के जो अवगुण थे, दोष थे, उसको लोगों के सामने लाया, एक्सपोज करा, रिवील करा। दिस आल्सो रिजल्टेड द न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स, और इसके कारण से नए लिटरेरी वर्क्स के फॉर्म भी सामने आए, जैसे कि सेटायर। पोइट्री तो पहले से भी लिखी जा रही थी, सेटायर एक नया जॉनरा था जो कि एक तरह से इंट्रोड्यूस करा गया था इस एज में। ड्रामा, और ड्रामा पहले भी लिखा जा रहा था, लेकिन इस एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हुआ था। इट ऑल्सो एग्जिस्टेड बिफोर, हालांकि ये पहले भी था, बट द राइटर्स ऑफ दिस पीरियड रोट मोर इंटेंसिवली, उन्होंने और भी ज़्यादा कह सकते हैं इस पर गहनता से लिखा। ड्राइडन्स मैकफ्लेक्नो उनका बहुत ही फेमस वर्क है ड्राइडन का, इज़ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ रिस्टोरेशन सेटायर। रिस्टोरेशन सेटायर का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ए स्पेशल जॉनर ऑफ ड्रामा केम इनटू लाइट व्हिच कॉल्ड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिनको कॉमेडी ऑफ मैनर्स के नाम से जाना गया, व्हिच वॉज कॉल्ड हो जाएगा। द पोएट्स ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो एडॉप्टेड टू राइट देयर वर्क्स ऑन हीरोइक कपलेट्स। उन्होंने एक नया तौर भी तरीका चुना लिखने का हीरोइक कपलेट्स में। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा जानकारी दे दें इसके बारे में भी कि हीरोइक कपलेट्स बिकेम ए ट्रेंड ऑफ दिस पीरियड, यानी इस पीरियड का एक ट्रेंड बन गया, सब कोई हीरोइक कपलेट में लिख रहे थे। अब कपलेट से समझ ही रहोगे ये दो लाइन का होता था। इन दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग द ऑथर्स यूज्ड ए पेयर ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, पेंटामीटर में लिखते थे और दो लाइन का होता था पेयर।
इट्स फर्स्ट यूज वॉज नोटिस्ड इन 1623, 1623 में इसका पहला यूज देखा गया था। ये था वॉलर के द्वारा। वॉलर एक ऑथर हुए, हु वॉज लेटर रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द कपलेट्स, हीरोइक कपलेट्स, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट्स बाद में उसको कहा गया। द क्रेडिट ऑफ पॉपुलराइजिंग दिस फॉर्म ऑल्सो गोज टू ड्राइडन, इसको पॉपुलर करने का श्रेय जो है ड्राइडन को दिया जाता है। वी कैन कंक्लूड दैट, हम आखिरकार ये सब कुछ कह सकते हैं, निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि दैट द रिस्टोरेशन पीरियड कैन बी कंसिडर्ड एज द ट्रांजिशन पीरियड, इसको एक बदलाव के पीरियड के तौर पर देख सकते हैं ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट कंप्लीटली चेंज्ड द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एंड डेवलप्ड अ न्यू स्टाइल, इसने सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाए और साथ ही साथ एक नए स्टाइल को, नए शैली को भी डेवलप करा, विकसित करा। तो ये था हमारा द रिस्टोरेशन एज, और कॉमनवेल्थ एज पर भी हम जो है एक वीडियो जल्दी ही जो है अपलोड करेंगे। आप लोग जुड़े रहें, स्टे ट्यून, थैंक यू फॉर वॉचिंग।